हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में जोरदार तरीके से लगे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का पोस्टमार्टम बहुत ही सिंपल तरीके से इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो गैस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। लेकिन इससे पहले हमें समझना होगा कि आखिर वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। जब भी दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति, कहने का मतलब एक प्लस तो दूसरा माइनस आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं, तो इस प्रकार बने निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, आइए अब निरक्षीय स्थिति को समझते हैं। ठीक है, तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, तो आइए इन दोनों आवेशों को मिला देते हैं। ठीक है, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, तो मान लेते हैं ये आपका, ये इसका क्या है, मध्य बिंदु है इस रेखा का, मान लेते हैं ओ पॉइंट। ठीक है, तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली एक ऐसी रेखा खींचिए जो इस रेखा पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, अर्थात कि लंबवत हो। तो आइए हम इससे इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा खींच देते हैं जो कि इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, और इस रेखा को हम इस रेखा का क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अर्थात कि लंब समद्विभाजक कहेंगे। ठीक है, और ये इस पर क्या है, लंबवत है। ठीक है, और इस रेखा, उसके बाद इस रेखा पर आप कहीं भी बिंदु लेंगे तो हम बोलेंगे कि निरक्षीय स्थिति इसको। ठीक है, इस रेखा पर आप कहीं भी बिंदु लेंगे तो हम उसे निरक्षीय स्थिति बोलेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर हम एक पॉइंट ले रहे हैं ए पॉइंट। ठीक है, और इस ए पॉइंट का इस मध्य बिंदु से दूरी मान लेते हैं कितना है, आर है। ठीक है, क्या है दोस्तों, आर है। ठीक है, और हम जानते हैं द्विध्रुव में के दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। कितना होती है दोस्तों, 2l होती है। ठीक है, और ये इनका मध्य बिंदु है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार ये भी आपका, ये भी कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों, अब हम इस बिंदु पर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। ठीक है, जानकारी के लिए दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सदिश राशि है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर दिशा का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, लेकिन इससे पहले आइए हम इनको मिला देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें जब इनका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का तो उसमें हमें दूरी चाहिए होता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट पर परीक्षण धनावेश लाकर रखेंगे। ठीक है, जब परीक्षण धनावेश को, अर्थात कहने का मतलब प्लस क्यू नॉट को यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या करेगा, ये माइनस चार्ज है तो इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक है, और इसके कारण मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है, E1 है। ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं E1 है। ठीक है, और इसका डायरेक्शन इस साइड होगा। ठीक है, और यहाँ पर जब हम प्लस क्यू नॉट रखेंगे तो ये क्या करेगा, ये भी प्लस है तो इसको क्या करेगा, धक्का मारेगा। ठीक है, अर्थात इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में हो जाएगी, इस साइड। ठीक है, और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं कितना है, E2 है। ठीक है दोस्त, आइए अब इन दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, कितना हमने माना है गैस, E1। ठीक है, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 बराबर, इसका फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, यहाँ पर r का मतलब समझ लीजिए गैस, जिस पॉइंट पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं उस पॉइंट की आवेश से दूरी, अर्थात ये दूरी। ठीक है, तो ये दूरी हम निकाल लेते हैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये दूरी कितना हो जाएगा आपके पास, रूट में L² प्लस R²। ठीक है, आइए यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, कि आखिर रूट में L² प्लस R² कैसे आया। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर करते हैं। ठीक है,
तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो लंब इसमें क्या है, आर है आपके पास, तो आर हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, एल है, ठीक है, तो एल का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कर्ण चाहिए, ठीक है, कर्ण स्क्वायर नहीं, तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या आपके पास हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यही दूरी यहाँ पर हमें रखना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर कर्डी से स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान ब्रैकेट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि कर्डी से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक बात और ऐड कर लीजिए ब्लैक पेन से कि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। आइए अब हम प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र कितना हमने माना है, E2, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q अपान आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए R क्या हो जाएगा, तो इसके लिए भी R हो जाएगा आपके पास में रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसके लिए वे लंब और आधार वही है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कर्डी में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो आइए इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कर्डी से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से हम देख रहे हैं दोस्तों कि E1 और E2 क्या है, बराबर है, क्या है, E1 और E2 क्या है, बराबर है, ठीक है दोस्तों। चूंकि E1 और E2 क्या है, बराबर है, ठीक है। और इसको मान लेते हैं x, क्योंकि यक्स मान लेंगे तो इसको बार बार इतना बड़ा जो है वैल्यू रखना नहीं पड़ेगा हमेशा, ठीक है। दोस्तों आपके मन में डाउट नहीं आ रहा है कि सर आप यहाँ पर आवेश का चिन्ह क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ गैस कि जब भी आप सदिश राशि का कैलकुलेशन करेंगे आवेश का चिन्ह हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हमने चिन्ह नहीं लिया है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, ठीक है। तो आइए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस बिंदु पर जो ये बिंदु है इस पर हम क्या करेंगे, नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ठीक है। तो जब भी किसी पॉइंट पर दो वेक्टर लगे हों तो उनका परिणामी इनके बीच में ही आता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि E1 और E2 क्या है, बराबर है, तो इनका परिणामी इनके ठीक बीच में आएगा, ठीक है। ये मान लेते हैं इनका परिणामी है वेक्टर E नेट, ठीक है। तो परिणामी का फॉर्मूला आप लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। परिणामी का फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है, आइए आपको दिखाते हैं, ठीक है। चूंकि वेक्टर ई नेट बराबर हो जाएगा √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E2 कॉस थीटा, ठीक है, अर्थात इन दोनों के बीच का ये एंगल है थीटा, ठीक है। तो E1 और E2 कितना हमने मान लिया है, x, ठीक है। तो इसीलिए देखिए हम x माने हैं, ताकि इतना बड़ी वैल्यू रखेंगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो E1 कितना है, x स्क्वायर है, E2 भी कितना आपके पास है, x स्क्वायर है, ठीक है। और 2 प्लस में 2E1 E2, तो E1 E2 दोनों x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, ठीक है दोस्त। तो आइए आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो ये कोण मान लीजिए आपके पास थीटा है, ठीक है, ठीक है। तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा एकांतर कोण से, ठीक है। और ये ठीक बीचों बीच है, अर्थात ये भी जितना ये होगा उतना ये भी होगा, ठीक है, क्योंकि ये मध्य इसका कोण है, ठीक है। तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, E1 और E2 के बीच के थीटा मिलके 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 थीटा रखेंगे, कॉस 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर कितना आपके पास है 2x स्क्वायर कॉस
2 थीटा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से 2x² कॉमन करेंगे। ठीक है, तो कॉमन करेंगे तो रूट का 2x² बाहर हो जाएगा और रूट में क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर कॉस 2 थीटा बचेगा। ठीक है, आइए अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आने ही वाला है। ठीक है, 2 का रूट लेंगे तो रूट 2 हो जाएगा, x² का रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर cos 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करना है जिससे कि 1 कैंसिल हो जाए और ये रूट से बाहर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, तो 1 प्लस cos 2 थीटा का लगाएंगे 2 cos² थीटा माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये 1 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 2 का रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या आपके पास रूट 2 है और x है, और 2 का रूट लेंगे तो रूट 2 हो जाएगा, और cos² थीटा का रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब रूट 2 का रूट में 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और यक्स को इधर रहने देंगे। यक्स आपको पता है ना कि हमने E1 और E2 की वैल्यू मानी थी जो कि दोनों की बराबर थी। ठीक है, रूट 2 का रूट में 2 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और कॉस थीटा यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, आइए अब दोस्तों डायग्राम से कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में आप क्या करेंगे कि कॉस थीटा अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार l हो जाएगा और कर्ण क्या है, रूट में l² प्लस r²। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे l² प्लस r²। ठीक है, आइए इसको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग x की भी वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, और x क्या है, आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने मानी थी। ठीक है, कितना है, दोनों का इतना ही, E1 और E2 की वैल्यू सेम है, कितना है, 1/4πε0 Q/L² प्लस r²। ठीक है, और इसी को हमने क्या माना था, इतना पूरे को x माना था। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम रख देते हैं। ठीक है, तो कितना है, 1/4πε0 Q/L² प्लस r²। ठीक है, और यहाँ पर अब क्या करेंगे गैस, 2 है तो 2 यहाँ पर चिपका देते हैं। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू अभी हमने ऊपर आपको निकाल कर दिखाया था, कितना था, l/रूट में l² प्लस r²। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में क्लब करेंगे। ठीक है गैस, यहाँ पर पावर आपके पास 1 है और यहाँ पर पावर में रूट का मतलब होता है 1/2। ठीक है, तो आइए इसे हम क्लब करते हैं, तो 1/4πε0 Q इंटू 2L, अर्थात 2 को L के साथ ले लेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर पावर 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो L² प्लस r² की होल पावर हम लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, Q इंटू 2L को देखकर आपको कुछ नहीं याद आ रहा है तो सर ये तो द्विध्रुव का फार्मूला है। ठीक है, तो द्विध्रुव को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, आप ही कमेंट कीजिए कितना होता है, इसको द्विध्रुव को हम P से दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साइड में आप लिख लीजिए कि चूंकि P बराबर होता है Q इंटू 2L होता है। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम रख सकते हैं क्या, P रख सकते हैं। ठीक है, तो P बराबर हो जाएगा आपके पास ब्रैकेट में L² प्लस r² का होल पावर 3/2। ठीक है, और ये आपका हो गया नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, लेकिन ये दोस्तों यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, कि जब L² आपका वेरी लेस देन हो r² से। ठीक है, कहने का मतलब जब L² r² से काफ़ी छोटा होगा तब L² को हम छोड़ सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा दोस्तों, देखिए, तो ई नेट बराबर हो जाएगा 1/4πε0 P/L² को छोड़ना है तो क्या बचेगा, r²। ठीक है, जब r² लिखेंगे और पावर में आपके पास क्या है, 3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो पावर में हो जाएगा यहाँ पर r³ हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लेते हैं 1/4πε0 P/ क्या हो जाएगा आपके पास, r³। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, तो आइए इससे रिलेटेड 2 इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं। दोस्तों परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा तो इस साइड है, लेकिन अब देख लेते हैं कि द्विध्रुव की दिशा किधर है। ठीक है, तो द्विध्रुव की दिशा होती है -4 से +4 की ओर, अर्थात द्विध्रुव की दिशा इस साइड है। ठीक है, इसको हम किससे दिखाते हैं, द्विध्रुव को P से। ठीक है, तो हम देख रहे हैं दोस्तों की परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव एक दूसरे के अपोजिट हैं डायरेक्शन में, और
एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कैसे गैस के, पूछता है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और द्विध्रुव क्या कैसे होते हैं। तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से ये टॉपिक फुल्ली कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं हर एक चीज़ें आपको समझ में आई है। फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार